तो अभी देखो, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पार्शियल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये पूरा चैप्टर किसके बारे में था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रे ऑफ लाइट आती है, दूसरे मीडियम में जाने के बाद क्या होती है? बेंड हो जाती है। पर यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाती है तो जाने के बाद में रिफ्लेक्शन की बात की है, पर ये रिफ्लेक्शन नहीं होकर बहुत बड़ा रिफ्रैक्शन है। बहुत बड़ा क्या है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब ये हमने क्या पढ़ा है? पहले हमने ये पढ़ा है कि रे ऑफ लाइट जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाने में वो क्या करती है? इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पढ़ा है ना हमने? तो ये पानी के अंदर का केस है। पानी के अंदर क्या है? ये डेंस मीडियम है और बाहर एयर है, तो ये क्या है? रेयर मीडियम है। यहां पर ये सब नॉर्मल, ये जो बने हुए ये अलग अलग नॉर्मल है। डॉटेड लाइन दिख रही है, तो सबके सब क्या है? नॉर्मल है। और यहां से ये रे ऑफ लाइट आ रही है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मल से इस तरफ जाएगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा ना। तो हमको क्या करना है? यहां पे देखना है कि जब रे ऑफ लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा तो रे ऑफ लाइट बेंड हो जाएगी। कहां बेंड होगी? इंटरफेस की तरफ। किधर बेंड हो गई? ये जो बीच का लाइन है, ठीक है ना, जहां मीडियम चेंज हो रहा है, तो वहां पर उस तरफ बेंड होगी। इस तरफ बेंड होगी ना, नहीं तो ये स्ट्रेट ऐसे जाती। अगर हम लोग देखें तो ये स्ट्रेट ऐसे जाती। अब ऐसे नहीं जाकर ये क्या हुई? बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल के साइड पे, सॉरी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हमने क्या किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा कर दिया। क्या किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने और बड़ा किया तो रे ऑफ लाइट क्या हुई? और इस तरफ बेंड हो गई। ठीक है, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे, ये समझो अगर 15 डिग्री है तो इसको हमने 25 डिग्री कर दिया, इसको हमने 35 डिग्री कर दिया या 45 डिग्री कर दिया। हम जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है। क्या होता है? वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा और रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल से इस साइड में शिफ्ट होती जाएगी। नॉर्मल से क्या होगी? इस साइड में। तो ये रे ऑफ लाइट आई, ऐसे सीधे जाने की जगह इस साइड बेंड हो गई। ये रे ऑफ लाइट आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस समझो इससे बड़ा है, तो रे ऑफ लाइट और बेंड हो गई उस साइड में। अब नेक्स्ट टाइम रे ऑफ लाइट आई और ये इतने एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बड़ा है कि ये रे ऑफ लाइट बेंड होकर 90 डिग्री पे चली गई। कितने पे गई? 90। तो रे ऑफ लाइट ऐसी आती है और 90 डिग्री पे क्या हो गई? बेंड हो गई। अब अगर ये 90 डिग्री पे बेंड हो गई तो ये आपको कैसा दिखता है? ये इतना बड़ा रिफ्रैक्शन हो गया कि रे ऑफ लाइट क्या होती है? क्या 90 डिग्री बेंड होगी। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को जिसमें रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री से बेंड हो जाए, किससे बेंड हो जाए? 90। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे जो आपकी ये रे है वो 90 डिग्री से बेंड हो जाएगी, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं ऐसे? तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से रे ऑफ लाइट आने के बाद 90 डिग्री से बेंड होती है। किससे बेंड होती है? 90। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट कितने से बेंड हो गई? 90 डिग्री से। किससे? तो रे ऑफ लाइट आई, आकर बेंड हुई और कितनी बेंड हो गई? 90 डिग्री। तो ये वाटर और एयर के लिए अगर ये दोनों पेयर ऑफ मीडिया आप लेते हो, व्हेन द पेयर ऑफ मीडिया इज वाटर एंड एयर and the ray of light refracts by angle of 90 degree, that particular angle of incidence is called as critical angle of incidence for that particular set of media. क्या मतलब है? आपका वाटर और एयर अगर ये दो मीडियम लेते हो और अगर रे ऑफ लाइट अगर आपकी आती है और आने के बाद जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रे ऑफ लाइट 90 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से बेंड हो जाए। कितने से बेंड हुई? 90 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से बेंड हो जाए तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? ठीक है।
अब इसके बाद अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, अगर ये समझो 35 था तो आपने इसको 50 कर दिया। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ता है तो ये रे ऑफ लाइट इतनी ज्यादा बेंड होती है कि ये वापस से मीडियम के अंदर आ जाती है, जहां से निकली वहीं पर उसी मीडियम में वापस आ गई, अगले मीडियम में गई नहीं। मतलब क्या हुआ, उसका बेंडिंग इतना ज्यादा हुआ कि ये रे ऑफ लाइट इतना बड़ा एंगल बनाती है, देखो इतना बड़ा, जो उसको उसी मीडियम में वापस आने के लिए मजबूर करता है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? द रे ऑफ लाइट, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, और अगर इस एंगल से रे ऑफ लाइट को अगर भेजो तो रे ऑफ लाइट वापस से जिस मीडियम से निकली थी उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। जिस मीडियम से निकली थी उसी मीडियम में क्या होती है? वापस आ जाती है। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या मिलेगा? यह है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो समझ में आया क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है द रे ऑफ लाइट फर्स्ट इट विल कम फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, और एंगल का ऑफ इंसिडेंस जैसा जैसा बढ़ाओगे वैसा वैसा रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होगी, इंटरफेस की तरफ जाना शुरू होगी। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, उसमें रे ऑफ लाइट एयर यानी रेयरर मीडियम में आकर 90 डिग्री से बेंड हो जाएगी। उस क्रिटिकल एंगल से आपने ज्यादा बड़ा एंगल लिया तो रे ऑफ लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाती है। वापस उसी मीडियम में जब वापस आ जाती है तो आपको क्या मिलता है? वापस से रे ऑफ लाइट वापस आने का मतलब इंटरनली वापस से रिफ्लेक्ट होगी। पर बेसिकली ये है क्या? बहुत बड़ा रिफ्रैक्शन है। क्या है? बहुत बड़ा रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसका स्लाइड और क्या है। तो ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दिया ये उतना है। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक कार्टून से इसको ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसमें आपको मज़ा भी आएगा। तो अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ बोलूँगा वहाँ रोकना है इसको। तो अब ये एक चोर है, ये क्या करता है? कोई सोने का चीज़ चुरा के भागता है। उसके पीछे ये दो सिपाही जो रहते हैं वो उसका पीछा करते हैं। तो आप देखते हैं कि चोर यहाँ पहुँचने, वो लोग उसको पकड़ लेंगे तो वो क्या करता है? सोचता है कि मैं कल यहाँ पर आऊँगा और आके सोना यहाँ से लेके चला जाऊँगा, और वो गंदे पानी के अंदर क्या करता है? उसको छुपा देता है। ठीक है, तो चोर यहाँ पे आते हैं, पुलिस यहाँ पे आती है, सिपाही लोग आते हैं, और लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि उसने इसको यहाँ छुपाया हो, तो खजाने को यहाँ पे खोजना चाहिए। तो फिर उसमें से एक जो है उसको रोको, उसको याद आता है कि टोटल इंटरनल इतना अंधेरा है कि वहाँ पे कुछ दिखने वाला नहीं, तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, कैसे करें। तो जब मार के देखते हैं तो पानी बहुत गंदा टाइप है, तो वहाँ पर हमको दिख नहीं रहा है। तो बोलता है कि क्यों नहीं इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करें। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करने के लिए टॉर्च लेके आता है। ठीक है, अब वो टॉर्च से कैसे लाइट के फॉर्म से खजाने को ढूंढता है उसको देखते हैं। चलो चालू करो। तो अब उसको इससे देखा रे ऑफ लाइट यहाँ पे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है, तो ये बेंड कहाँ पे होगी? नॉर्मल की तरफ। अब ये जैसे जैसे वो यहाँ पर क्या कर रहा है? एंगल बढ़ा रहा है, एंगल बढ़ा रहा है, बढ़ा के देखता है और कोई फायदा नहीं होता है। तो अब वो क्या करता है? अब वो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करेगा। तो उसके लिए उसको जब ये आइडिया आ जाता है इसको, तो वो ये देखो डेंस मीडियम से रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम में जब जाती है तो ऐसे बेंड होती है, बेंड होती है, क्रिटिकल एंगल होता है, और क्रिटिकल एंगल से अगर आपने एंगल को और बढ़ाया तो फिर रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। राइट, ये इसको टोटल। तो अब क्या करता है? वो टॉर्च को पानी के अंदर से मारता है और फिर वो एंगल को बढ़ाना शुरू करता है। देखो अभी एंगल बढ़ा रहा है, और एक पर्टिकुलर एंगल पे रे ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है, और किस पर गिरती है? खजाने पर। तो उसको खजाना वहां पे दिख जाता है। फिर वो खजाना क्या करता है? निकाल लेता है, और दूसरा चोर यहाँ पे बैठ जाता है इसको पकड़ने के लिए। अगले दिन ये आता है तो इसको पकड़ लेता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये क्या हुआ? ये आपको एक फिनोमिना है जिसके थ्रू अभी ये समझ में आया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है,
अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है ब्रेकिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। उसको 7 आप अलग अलग कलर में जब ब्रेक करते हो, यू ब्रेक अ लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, इट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट में आपके पास में ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई, यहाँ पर स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद ऐसा 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। आप लोगों ने वो सेलो का जो ट्रांसपेरेंट पेन होता है वो देखा होगा, उसमें अगर यहाँ वहाँ से लाइट आती है, आपकी नई स्केल है, ये वो नई स्केल में लाइट आती है, तो आने के बाद में रिजल्ट क्या होता है कि उसमें आपको अलग अलग कलर दिखते हैं। 7 नहीं दिखते तो भी 2-3 तो दिखते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? वो सेलो का पेन रहता है, उसमें ऐसा एंगल 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 बना रहता है, उसमें भी आपको कुछ कलर्स दिखते हैं। तो ये सारा फिनोमिना क्या है? ये सारा फिनोमिना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का। तो रे ऑफ लाइट आई, व्हाइट लाइट इधर स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो गई? ब्रेक हो गई। अब इसके अंदर थोड़ा मालूम पड़ता है, लेकिन बाहर आती है जब यहाँ से, तो ये 7 कलर्स में ऐसे दिखाई पड़ती है। तो ये 7 कलर्स में इसको हम कैसे पढ़ते हैं? विबग्योर से। कैसे पढ़ते हैं? द वर्ड इज विबग्योर, इसको याद रखने के लिए। तो V स्टैंड्स फॉर वॉयलेट, I स्टैंड्स फॉर इंडिगो, B स्टैंड्स फॉर then green, then yellow, then orange and then red। ऐसे ये 7 कलर्स को हम एक वर्ड से याद करते हैं, विबग्योर। अब ये जो अरेंजमेंट यहाँ पर हमको मिला, ये अरेंजमेंट हमको अलग अलग बताता है, बातें बताता है। क्या बताता है? देखो, तो ये जो रेंज है, जिस रेंज में हमको यहाँ पर ये लाइट आती है, ये रेंज कौन सी होती है? इसको हम बोलते हैं विजिबल रेंज। देखो, बहुत सारी लाइट होती है वो हमको नहीं दिखती। तो कौन सी लाइट हमको नहीं दिखती? जैसे वाईफाई से निकलने वाला रेस हमको दिखता है क्या? नहीं दिखता। या माइक्रोवेव्स हो गया, माइक्रोवेव ओवन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है, दिखती है क्या? नहीं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत बड़ा रेंज होता है। उसमें से हमारे आंख के लिए सुइटेबल होता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का लाइट जो है, इतने वेवलेंथ का लाइट हमको दिखाई पड़ता है। तो अभी वेवलेंथ क्या होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा। वेवलेंथ है एक वेव का लेंथ। ये क्या है? एक वेव। तो ये एक वेव कितने लेंथ की है वो हमको क्या बताती है? नैनोमीटर। यहां से लेके यहां तक एक वेव जो है, वो एक वेव के लेंथ को क्या बोलते हैं? एक वेवलेंथ है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में रहेगी, तो वो रे हमको उसमें हमको चीजें दिखाई देती है, बाकी में दिखाई देता नहीं। अगर हम बाकी में देखने की कोशिश करेंगे तो हमको नहीं दिखाई देगा। जैसे बिल्ली होती है, कुत्ते होते हैं, वो रात को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आँख का रेटिना ऐसा होता है कि उतनी कम लाइट में देख सकते हैं, मतलब उतना रेडिएशन में, उतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेवलेंथ में उनको दिखाई देगा, पर बाकी लोग को दिखाई देता नहीं है। बहुत सारे एक रेनडियर होता है, वो रेनडियर वो यहाँ से अगर देखेगा तो देखकर उसको मून पर क्या है, मून की चीज़ें भी दिखाई देती है। उसकी आँख ऐसी है। मून यहाँ से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। मैं जा गया था मॉर्निंग वॉक पे, तो उतना जो डिस्टेंस है वहाँ पर क्या है, उसको उतना उसका आँख ही टेलीस्कोप है, तो उसको उतने दूर का दिखाई देता है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज में हमको दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद का या पहले का हमको दिखता नहीं है। तो इन फ्रीक्वेंसीज इन वैक्यूम ऑल द फ्रीक्वेंसी ट्रैवल विद द सेम वेलोसिटी। अब ये जो लाइट निकली, ये 7 कलर्स में डिवाइड होने के बाद सब यहाँ से निकल के जा रही है। ठीक है। सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, पर सबका वेवलेंथ क्या है? अलग है। कोई भी कलर दूसरे कलर से अलग क्यों लगता है? एक चीज, एक कलर दूसरे कलर से, एक लाइट दूसरे लाइट से अलग क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हर एक लाइट का वेवलेंथ जो होता है वो अलग होता है। हर एक लाइट का वेवलेंथ क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होता है? सिर्फ वेवलेंथ। खाली क्या चेंज होता है? तो वेवलेंथ खाली चेंज होगा, और जो लाइट है उसका वेवलेंथ चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है। वेव की वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है?
फ्रीक्वेंसी पर और वेवलेंथ पर। किस पे? फ्रीक्वेंसी पर और वेवलेंथ पर। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऐसी दो चीजें हैं जिसके हेल्प से वो ये चीज कर सकती है। पर केस क्या है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में से फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, खाली क्या चेंज होता है? वेवलेंथ। और वो वेवलेंथ के फॉर्म से ही हमको ये मालूम पड़ेगा क्या लाइट एक लाइट दूसरे लाइट से अलग है। एक कलर दूसरे कलर से अलग क्यों होता है? क्योंकि उसका वेवलेंथ अलग हो जाता है। ठीक है, अगर वेवलेंथ अलग है तो कलर अलग है, और अगर कलर अलग है तो वेवलेंथ भी क्या है? अलग है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे? 4 फैक्टर्स हैं। ये क्या है? 4 फैक्टर्स जो इसके साथ हेरारकी बनाते हैं। हेरारकी मतलब बोलते हैं ना, हवलदार, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, ऐसा होता है ना। तो वैसे ये हेरारकी है नीचे से ऊपर की तरफ जाने की। तो 4 चीजों की हेरारकी यहां पे हम चेक करते हैं। सबसे पहले किसका है? डिविएशन। डिविएशन मतलब लाइट बेंड होना। लाइट का क्या होना? तो अब यहां पे देखो, ये 4 लाइट आई, सबसे ज्यादा बेंड हुई वॉयलेट। सबसे ज्यादा कौन सी लाइट बेंड हुई? वॉयलेट बेंड हुई। ठीक है, वॉयलेट के बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और सबसे कम कौन सा बेंड हुआ? रेड। क्योंकि रेड के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। रेड के पास क्या है? सबसे ज्यादा एनर्जी। तो ये बिना बेंड हुए ज्यादा दूर तक जाती है, इसीलिए रेड लाइट का यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं रेड लाइट का यूज? आपने देखा होगा ना, जहां पर कोई खतरा होता है, वो खतरा लोगों को दूर से मालूम पड़ जाए, इसलिए वहां पे कौन सा कलर लगाते हैं? रेड। तो रेड लगाने की वजह से उसको दूर से मालूम पड़ता है कि वहां कुछ खतरा है, तभी रेड कलर किया हुआ है। तो सबसे ज्यादा डिविएशन किस में होता है? वॉयलेट। और सबसे कम रेड में। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो जो बेंड होगी ज्यादा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डिसाइड करता है ना, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लाइट कितनी बेंड होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज्यादा है, वो रे ऑफ लाइट उतना ज्यादा बेंड होगी। वो रे ऑफ लाइट क्या होगी? उतना ज्यादा बेंड होगी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको इधर क्या दे रहा है? यहाँ पे रे ऑफ लाइट मैक्सिमम बेंड हो रही, और यहाँ सॉरी ये रेड लाइट्स मिनिमम बेंड हो रही है, और विबग्योर सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे ज्यादा है, वो रे ऑफ लाइट सबसे ज्यादा बेंड होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, वो सबसे कम बेंड होगी। तो हमको उसके हिसाब से यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्या ये आपका रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है और वो सबसे कम बेंड हुआ, और जो यहाँ पे वॉयलेट है, ये वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसलिए वो सबसे ज्यादा बेंड हुआ। उसके बाद क्या आया? वेलोसिटी। क्या है उसके बाद? तो जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? 2 बातों पे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी तो सबकी क्या रहती है? सेम। चेंज क्या होता है? वेवलेंथ। अब वेवलेंथ जिसका सबसे बड़ा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका है? रेड का। तो उसी की वेलोसिटी क्या है? सबसे ज्यादा। ठीक है, वेवलेंथ सबसे कम किसका है? उसी की वेलोसिटी क्या है? सबसे। ठीक है, ये वेव का लेंथ, यानी एक वेव बनने में वो कितना दूरी कवर करेगा, हाउ मच लेंथ इट विल कवर इन 1 वेव। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये 1 वेव ट्रेवल किया ना, तो 1 वेव विल गिव यू व्हाट? द डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 वेव। तो व्हाट विल हैपन हियर इज कि द वेवलेंथ ऑफ रेड इज मैक्सिमम. Wavelength of red is maximum, so velocity of the red is also maximum, and wavelength of this thing, what you called as violet, is minimum, and that's why its velocity is also minimum. ठीक है, तो डिविएशन डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे ज्यादा है, वो रे ऑफ लाइट सबसे ज्यादा बेंड होगी। ठीक है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिविएशन ये दोनों का लिंक बनाना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी बेंड करने की ताकत। तो बेंड करने की ताकत सबसे ज्यादा किसकी है? वॉलेट की। तो वॉलेट ने बेंड कर दिया, वॉलेट बेंड हो गई सबसे ज्यादा, तो उसका डिविएशन सबसे ज्यादा रहेगा। फिर वेवलेंथ किसका सबसे ज्यादा है? रेड का। तो उसकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी? सबसे ज्यादा रहेगी। तो ये दोनों आपस में लिंक्ड है और ये दोनों भी आपस में लिंक्ड है। नेक्स्ट पेज पे चलो।
ठीक है। अब ये द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट्स कलर, तो सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वो क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या है, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, तो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 700 नैनोमीटर। मतलब इसका हमने रेंज पढ़ा था ना 400 से लेके 700, तो 700 बड़ा है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का, तो 700 इज फॉर रेड। ठीक है। अब ये सारा फिनोमिना को हम क्या करते हैं, एक कार्टून के फॉर्म से समझते हैं। ठीक है। तो ये क्या है आपके पास में, ये लाइट आई और ये लाइट देखो यहाँ पे स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद में इस सरफेस पर, ये क्या है, प्रिज्म का सरफेस है, तो प्रिज्म के सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद ऐसे 7 कलर्स में क्या हो गई, बेंड हो गई। तो ये 7 कलर्स में बेंड हो गया, रे ऑफ लाइट आया, स्ट्राइक हुआ और ये इसको बेंड करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं what we call this as dispersion of light. So dispersion of light is called as breaking of white light into 7 constituent colors, 7 constituent colors, इसको हम क्या बोलते हैं, dispersion of light। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये रे ऑफ लाइट आया, आने के बाद में यहाँ स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होने के बाद में इस सरफेस के ऊपर से ऐसा ब्रेक हुआ, 7 कलर्स बन गए, ईच कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बता रहे, तो देख रहे हो ऊपर से लेके नीचे तक आपको क्या दिख रहा है, आपका वेवलेंथ, सब वेव एक साथ चल रही है कि नहीं, चल एक साथ रही है, पर कोई वेवलेंथ बड़ी है, कोई वेवलेंथ छोटी है। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, चेंज क्या होता है, वेवलेंथ। जैसे अब ये वेव यहां से स्टार्ट हुई और ऐसे यहां जाके एक वेव खत्म हुई, यहां से लेके यहां तक पकड़ लो। ठीक है। लेकिन ये वेव यहां से शुरू हुई, यहां घूम के यहां जाके खत्म हो रही है, तो आपको क्या मिल रहा है, वेवलेंथ, ये वेवलेंथ इधर, तो आपको क्या मिल रहा है इसका, ये देखो ये यहां खत्म हो रही है और ये यहाँ ख़त्म हो रही है, और इसको देखो ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रही है। तो ये इसको अगर हम लोग मार्किंग करें तो आपको क्या मिलेगा कि ये वेव स्टार्ट हुई, ऐसे घूमी और यहाँ आके ख़त्म हुई एक वेव, ये वेव यहाँ से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हुई। ठीक है, ये देखो यहाँ पर है, ये यहाँ है और ये कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है कि उनका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, पर फर्क किस में आता है, सिर्फ वेवलेंथ में। ठीक है। तो अब वेवलेंथ में ही खाली फर्क आता है। ये 7 कलर्स में ब्रेक हो गया, दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ये रेड है और ये आपका वॉयलेट है। ठीक है, ये पूरी रेंज है, इस रेंज को हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। क्या बोलते हैं रेंज को, पूरा विबग्योर। ठीक है। अब रेड, लैम्डा मैक्स, रिफ्रैक्शन एंगल, ये रे ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक हुआ, आपको यहाँ पे क्या मिला, वॉयलेट, स्पेलिंग मिस्टेक, तो ये मिनिमम बेंड हुआ रेड और ये मैक्सिमम बेंड हुआ, बीच में बाकी सब कलर्स आ जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा बात, व्हाट इज द नेक्स्ट फीचर। ये रे ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके 7 कलर्स में पेंट हो गई। ठीक है। सो ये हो गया आपका डिस्प्ले। हाँ, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रेनबो समझेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है। तो रेनबो फॉर्मेशन का कंडीशन ये होता है कि रेनबो तभी बनता है जब या तो सनराइज हो या तो सनसेट हो, यानी सुबह या शाम को रेनबो बनता है। और सुबह और शाम को रेनबो कैसे बनेगा कि आपका सन जो होना चाहिए वो, उसकी जो रे ऑफ लाइट है वो किसी भी वाटर ड्रॉपलेट में पैरेलली घुसनी चाहिए। अगर ये वाटर ड्रॉपलेट इधर है और सन ऐसा ऊपर है तो रे ऑफ लाइट ऐसा ऊपर से आएगी। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट ऐसा ऊपर से इसके अंदर आ रही है तो रेनबो बनने वाला, रेनबो तब बनता है जब रे ऑफ लाइट इसमें यहां से ऐसा पैरेलली आए या तो यहां से यहां आए। तो अगर समझो यहाँ पे ईस्ट है तो सन यहाँ पे होगा मॉर्निंग में, और वेस्ट है तो सन यहाँ पे होगा।
इसीलिए रेनबो कभी बनता है, मॉर्निंग में बनता है या तो फिर इवनिंग में बनता है। तो रे ऑफ लाइट ये आपका क्या है, एक बबल को क्या किया है, एक बबल को जूम किया है। तो एक बबल को जूम करने के बाद उसमें रे ऑफ लाइट कैसे एंटर करती है और अंदर क्या क्या होना चाहिए वो चीज बताया हुआ है। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में है, आपको कम डिटेल में है। जो ज्यादा डिटेल वाला होता है उससे सेकेंडरी रेनबो भी बनता है, सेकेंडरी टाइप, और प्राइमरी रेनबो कम डिटेल में बनता है। तो आपको सिर्फ प्राइमरी रेनबो है, आप आगे साइंस पढ़ोगे तो सेकेंडरी रेनबो भी आएगा। तो अब इसमें दोनों है तो थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। तो अब ये कि वाटर ड्रॉपलेट को जूम किया है और ये सन है, तो रे ऑफ लाइट अब इसमें आ रहा है, रे ऑफ लाइट इसमें एंटर करता है और इसमें स्ट्राइक करने के बाद ये जो पहला वाला ये वाला सरफेस है, यहां पर रे ऑफ लाइट का ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आया। वाटर ड्रॉपलेट क्या है, डेंस मीडियम है, और रे ऑफ लाइट क्या है, रेयर मीडियम है। तो रे ऑफ लाइट आती है, वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करती है और नॉर्मल से यहाँ पर आकर बेंड होने, यहाँ पर जब गई तो यहाँ जाने के बाद में ये रे ऑफ लाइट अंदर घुसती है, और अंदर घुसने के बाद में जैसे कि आप देख रहे हो आगे ये बढ़ती जा रही है। अब ये वाटर ड्रॉपलेट, ये ड्रॉपलेट जो है ना वो एक प्रिज्म के जैसा काम कर रहा है। तो ये पहले लाइट को क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। क्योंकि रेनबो में आपको 7 कलर्स क्यों दिखते हैं, क्योंकि पहली बात ये होती है कि यहाँ पर रे ऑफ लाइट क्या होती है, ब्रेक होती है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। अब यहाँ जाने के बाद जब वो यहाँ पहुंचती है तो पहुंचने के बाद में 7 कलर्स में ब्रेक हुई, इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर रे ऑफ लाइट जा रही है, यहाँ जाने के बाद इस सरफेस पे स्ट्राइक होगी। तो ये जो आने का इसका ये एंगल है, वो एंगल ऐसा होना चाहिए कि जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हो। क्या होना चाहिए, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल नहीं होगा तो रे ऑफ लाइट आएगी, इधर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद में ये रे ऑफ लाइट बाहर निकल जाएगी। क्या होगी, पर हमको क्या चाहिए कि ये अर्थ की तरफ आना चाहिए ना, ये सब स्काई में ऊपर चल रहा है, ठीक है, अर्थ की तरफ ये रे ऑफ लाइट आनी चाहिए। इसके लिए रे ऑफ लाइट यहां स्ट्राइक करने के बाद में जिस एंगल से आ रही है वो एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होना चाहिए। अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होगा तो ये रे ऑफ लाइट वापस उसी मीडियम में बेंड हो जाएगी। ये डेंस मीडियम है ना, अब डेंस से इसके आगे जाती तो किधर जाती, रेयर मीडियम में, एयर में। तो ये डेंस से वापस डेंस मीडियम में अगर बेंड हो गई तो वापस से ये किधर जाएगी, अर्थ की तरफ। देखो रेनबो, बारिश तो 4 महीना होती रहती है, पर रेनबो बहुत कम दिखता है। कम क्यों दिखता है, क्योंकि रेनबो बनने के पीछे बहुत सारी कंडीशंस होती है। वो सारी कंडीशन एग्जैक्टली अगर बराबर नहीं बनेगी तो रेनबो आपका बनने वाला नहीं है। अगर रेनबो आपको प्रॉपरली चाहिए तो रे ऑफ लाइट जो आई वो पहले अंदर जाके डिस्पर्स होनी चाहिए 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स होने के बाद में ये ऐसे स्ट्राइक करनी चाहिए, यहां पर इसका एंगल ऐसा बनना चाहिए जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हो। किससे बड़ा हो, तो ये जो इनकमिंग एंगल है वो इनकमिंग एंगल क्रिटिकल एंगल से जब बड़ा एंगल होगा तो रे ऑफ लाइट आएगी और बेंड होकर वापस उसी मीडियम में यानी वाटर ड्रॉपलेट में हो जाएगी। अब इसका डायरेक्शन अर्थ की तरफ हो गया। किधर हो गया, अगर अर्थ की तरफ हो गया तो आपको वो रेनबो दिखाई देने का चांस होगा। ठीक है, अब यहां से आए बेंड होती है, वापस ये क्या होती है, रे ऑफ लाइट आई, अब वापस ये डेंस मीडियम से रेयर मीडियम जा रही, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसके बाद में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होने के बाद ये रे ऑफ लाइट आगे जब जाएगी तो आगे जाने के बाद एक डेफिनेट एंगल के अंदर जो व्यूअर है वो बैठना चाहिए, जो उसको ऑब्जर्व करने वाला है वो एक डेफिनेट एंगल के बीच में अगर रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। अब यहां से देखो ये एंगल 40 और 42 आया, तो 40 और 42 के बीच में अगर नीचे कोई व्यूअर बैठा हुआ है तो उसको वहां पर क्या दिखाई देगा, वहां पर उसको रेनबो दिखाई देगा, वरना दिखाई देने वाला नहीं है। ठीक है, अब वापस से ये चीज को देखो, ये रे ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद अंदर जा रही है, अंदर जाने के बाद रे ऑफ लाइट बना रही है। अब ये क्या है, ये जो अभी आपने पढ़ा, जो आपका सिलेबस था वो प्राइमरी रेनबो था, ये सेकेंडरी रेनबो है जिसमें रे ऑफ लाइट आती है, एक बार डिस्पर्स होती है, एक बार इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, दूसरे बार होता है और तीसरे बार में ये बाहर निकलती है। तो ये सेकेंडरी रेनबो है, ये आपका सिलेबस में नहीं है।
प्राइमरी रेनबो में एक बार ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर रे ऑफ लाइट अंदर के साइड में बेंड हो जाती है और क्या होता है, आपको वहां पर रेनबो फॉर्मेशन मिलेगा। पर आपका जो सिलेबस है उसमें ये नहीं है, आपको किसमें है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें ही है रेनबो। आपको प्राइमरी रेनबो ही है। तो अब ये प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन है। देखो रे ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक की, 7 कलर्स दिख रहे हैं। ये 2 रे ऑफ लाइट, 2 एक्सट्रीम कलर है, एक वायलेट है और एक रेड है। और यहां पर आने के बाद में इसके साथ में क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रे ऑफ लाइट आई, यहां से इसने एंगल कितना बनाया 40 और ये कितना बनाया 42। तो आपका ये जो 40 और 42 का एंगल है उसके हिसाब से रे ऑफ लाइट यहाँ पे अर्थ पर गिरेगी, अर्थ पर इस रेंज में, ठीक है ना। ये रे को आप कंटिन्यू करो और ब्लू लाइन को समझो क्या है, ये अर्थ है या ग्राउंड है। इस रेंज में अगर आप खड़े हो तो आपको रेनबो दिखाई देगा, वरना दिखाई देने वाला नहीं है। तो रेनबो अगर आपको देखने का है तो इसी रेंज में खड़ा होना पड़ता है। क्लियर है? एनी डाउट एनीवन? सो दिस कंप्लीट्स आवर रेनबो। देखो अब इधर यहां पर आपको क्या बोला है, यहां पर एक सम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे सम आपको नीचे भी दिया हुआ है अनसॉल्व, तो सॉल्व समझो, अनसॉल्व करना है अभी। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, वैक्यूम से, फ्री स्पेस से या एयर से, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, वैक्यूम से, कहां पे जा रही है, वाटर में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.36। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनीथिंग इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो क्या था, n दैट इज डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वैक्यूम कुछ भी ले लो तो वो कितना हो गया c, और यहां भी हो गया जिस मीडियम में गई वो, ठीक है। तो यहां पर ये v1 क्या है, v1 है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये क्या है इन मीडियम। तो मीडियम आपका हो गया v2। तो v2 का वैल्यू निकालने के लिए यहां पे क्या लिया है 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.36, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपका आंसर है 2.21। अब ये जो कंसेप्ट यूज किया है इसी कंसेप्ट को हम लोग आगे यूज करके सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कौन सा सम सॉल्व करेंगे इससे, हम लोग इससे सॉल्व करेंगे। तो अब ये वाला सम सॉल्व करेंगे, सम नंबर 4 का 1। तो सम नंबर 4 का 1 क्या है, देखो इसको देखो, if the speed of light in a medium is 1.5 × 10⁸, आपको लिखना कैसे, आप उसको नोट से लोगे। अभी फटाफट सम देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, तो मीडियम में कितना है Vm, मीडियम का कितना दिया है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर वहां से कहा गई, इट इज यू आर सपोज टू फाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको V1 बोलो या फिर C बोलो, V1 या C, मतलब इधर। तो ये क्या आ गया, V1 या C आपको निकालना है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट। और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, ओके, तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, तो आपको निकालना है n, यू आर सपोज टू फाइंड आउट n। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या है, L = C/V। तो C कितना है 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितना है 1.5 × 10⁸। तो 10⁸ और 10⁸ क्या हो गया 1.5 को 3 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया, तो n का वैल्यू कितना है 2। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका एक सम हो गया। पॉज करो, पॉज करो।